स्टूडेंट, आज हम विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर देखेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न मैंने एकत्र किए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। वन लाइनर हैं, समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने वन लाइनर बनाए हैं। जिस टॉपिक के अंतर्गत बनाए हैं वह ध्वनि है, तो फटाफट देखें इन प्रश्नों को। बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं। ध्वनि, जिसे साउंड कहते हैं आप इंग्लिश में, तो ये ध्वनि क्या होता है? किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहा जाता है। ये तो इसकी सामान्य सी परिभाषा हो गई। किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। अब हम देखेंगे, ये संकलन मैंने इस प्रकार किया है कि ये जो एक लाइन है, ये एक स्टेटमेंट में ही हमारा प्रश्न भी छुपा हुआ है, उसी में आंसर भी है। मैं बताते जाऊंगा और अपन देखते जाते हैं। क्या है? जब ध्वनि तीव्रता अधिक होती है तथा सुनने वाले के लिए रुचिकर ना हो तो उसे शोर कहते हैं। प्रश्नों में जैसे आ जाता है किसी में, तो शोर किसे कहते हैं? तो उसमें दो आपको प्रॉपर्टी होना चाहिए। एक तो क्या है, ध्वनि की तीव्रता अधिक हो और हमें सुनने में रुचिकर ना हो तो उसे हम शोर कहेंगे। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? डेसिबल इकाई का। कई बार एग्जाम में आया है। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि किसे कहेंगे? जो अवांछित शोर के कारण होती है। जैविक वर्ग में उत्पन्न क्या है? उत्पन्न जो भी समस्या है, बेचैनी को भी क्या कर देती है? समस्या और बेचैनी जो उत्पन्न करती है उसे क्या कर देते हैं? हम ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत लेते हैं। ये अशांति कह लीजिए के अंतर्गत लेते हैं ध्वनि प्रदूषण। कहाँ से होता है ये उत्पन्न? ये होता है आपका उद्योगों के द्वारा जो शोर हो, या जो आपका क्या है, पत्थरों को काटना हो, तेज चिल्लाना हो, वाहनों का शोर हो, ये सभी क्या है आपका ध्वनि की उच्च सीमा से उत्पन्न होता है। और इसे हम किस में लेते हैं? ये सभी हमें अशांति देते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि यदि ध्वनि की आपकी तीव्रता उच्च हो जाएगी, उच्च तीव्रता की ध्वनि हो जाएगी, तो उसे हम अवांछित शोर कहेंगे। और यह कहाँ से उत्पन्न होता है यह भी ध्यान रखना। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि उद्योगों का शोर, पत्थरों को काटने या तेज चिल्लाने या वाहनों का शोर से की ध्वनि में क्या होती है? तो अपन को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उच्च तीव्रता वाली ध्वनियाँ होती हैं और इनको अवांछित शोर के अंतर्गत लिया जाता है। ध्वनि प्रदूषण, अब ये जो टॉपिक है इसमें क्या है कि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत किसको लिया गया है कि जंतु और पर्यावरण पर प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सिर्फ मानव पर ही नहीं, जंतु और पर्यावरण पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पादपों एवं वनस्पति पर भी पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव बिल्डिंग आदि पर भी पड़ता है। किस पर पड़ता है? बिल्डिंग आदि, जो अपनी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उन पर भी पड़ता है। जो सामान्यतः कई बार जब कभी भी हम ध्वनि का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि ध्वनि के द्वारा जो फिर आवृत्ति जो उत्पन्न होती है, तो उस आवृत्ति के द्वारा बड़ी बड़ी इमारतों पर, पुलों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि ध्वनि प्रदूषण आ गया। देखिए, तब प्रदूषण हम सामान्य भाषा में समझते हैं जब किसी का दुष्प्रभाव मानव के ऊपर, पादप के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर पड़ने लगता है तो हम उसे प्रदूषण के अंतर्गत लेते हैं। नेक्स्ट देखें, तीव्र ध्वनि से जंतुओं के हृदय, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र खराब हो जाते हैं। जो तीव्र ध्वनि है, तीव्र ध्वनि से सिर्फ मनुष्य के ऊपर ही दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, तीव्र ध्वनि से जंतुओं के हृदय, मस्तिष्क एवं यकृत को भी हानि पहुंचती है। इससे उनका तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है और वे खतरनाक हो जाते हैं। जैसे मनुष्य परेशान होने लगता है अधिक ध्वनि से, इसी प्रकार से जो पादप जंतु हैं उनको भी अधिक तीव्रता की जो ध्वनि होती है उनके तंत्रिका तंत्र को खराब कर देती है और वे खतरनाक हो जाते हैं। मतलब उनका जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है वह उचित नहीं होता है। तीव्र ध्वनि से क्या होता है? तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे
मृत अवशेषों के अपघटन में बाधा पहुंचती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीव्र ध्वनि से, तीव्र ध्वनि से ऐसा नहीं कि अभी हमने इमारत देख लिया, हमने मानव जाति देख ली, हमने पादप देख लिए, नहीं। तीव्र ध्वनि से कहाँ तक नुकसान होता है? तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है? सूक्ष्म जीवाणु जब नष्ट हो जाते हैं तो जिससे मृत अवशेषों के अपघटन में बाधा पहुंच जाती है। अपघटन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है विज्ञान में, और जब वो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वही नहीं बचेंगे तो मृत अवशेषों के अपघटन की प्रक्रिया भी रुक जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के कान कहाँ तक सुन सकते हैं? ये सामान्य प्रश्न है, लेकिन तब भी हम ध्यान रखें, मनुष्य के कान कहाँ तक, कितनी इसकी जो तीव्रता होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, वहाँ तक हम सुन सकते हैं। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से कितना है 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, जिसे मनुष्य की श्रव्य परास कहते हैं। ये रेंज है, हमारी सुनने की क्षमता है। श्रव्य परास से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंग या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। श्रव्य परास से अधिक हो जाएगी आवृत्ति की जो तरंगे हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंग कहते हैं। श्रव्य परास से कम आवृत्ति की तरंगों को अपश्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अपश्रव्य, श्रव्य परास जितने में हम सुन सकते हैं उतनी तरंग ही नहीं है, उनकी आवृत्ति उससे कम है, तो उसे हम बोलेंगे ये जो आपकी तरंग है ये आपकी इंफ्रासोनिक है। मानव पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। अभी हम जो सारा कुछ देखते आ रहे हैं वो हम ध्वनि के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और उसमें बीच बीच में जहाँ पर भी प्रदूषण से संबंधित प्रश्न आए हैं वो यही मान लीजिए कि जिस तरीके से हम दूसरे प्रदूषण का देखते हैं कि जब कभी भी उसका जो सकारात्मक प्रभाव होता है वो उस सीमा को जब लांघ जाता है और मानव को या प्रकृति को या पर्यावरण को वो दुष्प्रभाव देने लगता है तो वह प्रदूषण की श्रेणी में आ जाता है। तो मानव पर ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है? 70 डीबी मतलब डेसिबल से कम आवाज स्तर मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक नहीं है। क्या है? 70 डीबी से कम आवाज स्तर मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक नहीं है। फिर क्या है? 85 डीबी से अधिक आवाज को यदि 8 घंटे तक सुना जाए तो श्रवण क्षमता में भी कमी हो जाती है। 70 डीबी से कम है तो कोई बात नहीं, आदमी सुन लेगा, बहुत हानिकारक नहीं है। लेकिन जो आपको क्या है, जो 85 डीबी 85 डेसिबल से अधिक आवाज़ को यदि हम क्या करते हैं 8 घंटे तक सुना जाए, कोई व्यक्ति यदि 8 घंटे तक सुनता है तो उसकी क्या हो जाता है? श्रवण क्षमता में कमी हो जाती है, उसकी जो सुनने की क्षमता है उसमें कमी हो जाती है। WHO आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। क्या घोषित किया उन्होंने ध्वनि के बारे में? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 100 डीबी की आवाज़ से मनुष्य बहरा हो सकता है। 100 डीबी की आवाज़ अगर हो जाएगी तो मनुष्य बहरा हो जाएगा। अगला है, ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य की कार्य क्षमता एवं एकाग्रता में कमी होती है, जिससे व्यक्ति ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता। हम लोग इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि जब कभी भी जो आपकी क्या होती है, जो जहाँ पर ये व्यक्ति अगर काम कर रहा है, यदि वहाँ पर क्या है ध्वनि ज़्यादा है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी क्षमता और एकाग्रता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे वो काम नहीं कर सकता। अगला है इसमें, ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति पाचन एवं हृदय संबंधी रोग, मानसिक रोग, गर्भपात एवं असामान्य व्यवहार से ग्रसित हो जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी भी आता है कि भाई ध्वनि का दुष्प्रभाव क्या है, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, तो वहाँ पर हम बता सकते हैं कि क्या हो सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है। व्यक्ति के पाचन, डाइजेशन सिस्टम में भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के पाचन, हृदय संबंधी रोग, मानसिक रोग, गर्भपात एवं असामान्य व्यवहार से ग्रसित हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो ध्वनि है, ध्वनि की सामान्य विशेषता को देखते हुए हमने समझने का प्रयास किया कि ध्वनि का क्या क्या जानकारी हमारे लिए आवश्यक है और ध्वनि की क्या सीमा होनी चाहिए जो मनुष्य के लिए हितकर है। और जैसे ही ध्वनि की सीमा, ध्वनि की जो तीव्रता है, वह तीव्रता
एक निश्चित सीमा से आगे हो जाती है तो वह मनुष्य के लिए हितकर नहीं है और उसे हमने प्रदूषण की भांति लिया है। तो ये जो वन लाइनर मैंने बनाने का प्रयास इसलिए किया था कि कम समय में हम परीक्षा के हिसाब से जो भी उपयोगी सामग्री है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, विभिन्न परीक्षाओं में इस तरीके का प्रश्न आए हैं, उसी पर आधारित मैंने बनाए हैं। साथ ही जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी ध्वनि का चैप्टर दिया हुआ है। ध्वनि का चैप्टर दिया हुआ है, कहीं पर दिया हुआ प्राकृतिक घटनाओं के साथ प्रकाश एवं ध्वनि, या कहीं पर अलग से दिया हुआ है ध्वनि। तो उसके लिए भी यह जो विषय वस्तु है बहुत अधिक उपयोगी है। इन सारे पॉइंट्स को बार बार पढ़ें, इससे संबंधित नोट्स बनाएं एवं अपने साथियों को भी बताएं, और आपको लगे कि यह सारी जो मेहनत की जा रही है आपके लिए हितकर है, कहीं ना कहीं यह आपको आपके विज्ञान के ज्ञान में योगदान पहुंचा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को भी बोलें कि वो भी इन सभी बातों का लाभ लें। जय हिंद, जय भारत।